नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IPS ADG कल्याण श्री अफजल साहब। अफजल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है कि संसाधनों का अभाव है, पुलिस फोर्स का अभाव है, उसके बाद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और वेलफेयर में क्या कुछ नए आयाम आपके द्वारा गढ़े जा रहे हैं? मध्य प्रदेश पुलिस की वेलफेयर स्कीम्स बहुत पुरानी हैं और ये अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने से चली आ रही हैं, मगर अभी पिछले 2-3 सालों में इसमें कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रहते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को देख सकें। पुलिस मुख्यालय इस मामले में बहुत सजग है और तरह तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ पुलिस मुख्यालय ने शुरू की हैं, जिसमें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, आटा चक्की, सेंट्रल कैंटीन्स, तरह तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं तो पुलिस मुख्यालय की शर्त ये होती है कि वो सब पुलिस के आश्रित परिवारों के बच्चे बच्चियाँ होंगे। पहले आमतौर पर लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती थी, मगर नए हमारे DG श्री ऋषि शुक्ला साहब ने कहा कि महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और जागरूकता पैदा हो। इसलिए अब हमारे पेट्रोल पंप्स पे आपको पुलिस की आश्रित बच्चियां पेट्रोल भरती नज़र आएंगी। गैस एजेंसी के दफ्तर में जो पुलिस की एजेंसीज हैं वहाँ गैस बांटती नज़र आएंगी। तो इस तरह से इस वेलफेयर के माध्यम से जो शासन का एक लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण, उस सिलसिले में अपनी भागीदारी पूरी कर रहे हैं। जी, इसके अलावा जैसे एजुकेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जी। चूँकि जैसा आपने कहा कि चूँकि पुलिस बल निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी के दौरान परिवार को बहुत कम समय दे पाता है, तो शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जी। किसी भी प्रकार का सशक्तिकरण हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक उत्थान हो, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दिशा में ऐसा कोई प्रयास कि जो पुलिस फोर्स है उनके जो बच्चे बच्चियां हैं उनको शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे पास जो वेलफेयर की स्कीम है उसमें बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग क्लासेस में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसका प्रावधान किया गया है। प्लस वो अगर सरकारी कॉलेजों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो वेलफेयर फंड से उनकी पूरी ट्यूशन फीस देने का प्रावधान किया गया है। और अब इरादा ये है कि हम जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ कुछ स्कूल भी खोलें, ताकि बुनियादी तौर पर जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चे पिछड़ रहे हैं और वो कुछ इस तरह की शिक्षा होगी कि उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल शिक्षा शुरू से दी जाएगी, ताकि जो लोग आगे बहुत नहीं पढ़ना चाहें कम से कम अपने रोजगार के लिए शुरू से ही कार्रवाई करें। इस संबंध में 2 बातें कहना मैं चाहता हूँ। भारत सरकार की स्कीम आपने देखा ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम के कौशल विकास के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करना चाहिए। इस संबंध में वेलफेयर के को दृष्टिगत रखते हुए IGSF इंदौर पवन श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अनूठा प्रयास किया। भारत सरकार ने लगभग 400 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें ट्रेनिंग देने के लिए कुछ अपने पार्टनर्स बनाए हैं और भारत सरकार ही उसके लिए पैसे देती है। शर्त ये होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जहां ऑफिस होगा, जहां क्लासें ली जाएंगी और उसके अंदर कुर्सी वगैरह का इंतजाम हमें वेलफेयर से करना होगा। तो इसकी बहुत अच्छी कार्रवाई इंदौर की बटालियंस में शुरू हो गई है और वहाँ 3 तरह के ट्रेड चल रहे हैं। एक तो ब्यूटिशियन का लड़कियों के लिए, दूसरा एपरल यानी बुटीक में कपड़े काटने सीने का काम और तीसरा स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का काम। ये 3 ट्रेड बहुत अच्छी तरह से वहाँ चल रहे हैं। हमारे DG माननीय शुक्ला साहब के आदेशानुसार इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए हम अब तमाम बटालियंस में और पुलिस लाइनों में जहाँ जहाँ बच्चे बच्चियाँ और आश्रित परिवार इसमें रुचि रखते हैं वहाँ ये शुरू करने जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी और हज़ारों बच्चे बच्चियाँ इसके माध्यम से 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के कोर्स करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाने के लिए भारत सरकार की तरफ से इसमें अनुदान दिया जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 6-7 लड़कियों ने अच्छा काम सीख लिया काटने सीने का,
तो वो एक अपना ग्रुप बना के, बुटीक बना के वो भी बेच सकती हैं। प्लस अच्छे स्टेनोग्राफर की बड़ी कमी है, टाइपिस्ट की, वो हम अच्छे स्टेनोग्राफर वगैरह तैयार कर रहे हैं। अभी मुझे जो हमारे पार्टनर हैं ट्रेनिंग के, मोजाइक एक ग्रुप है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि आजकल सोलर एनर्जी का बहुत चलन हो रहा है, मगर इससे संबंधित मैकेनिक नहीं मिलती। इन प्लांट्स के संबंधित जगह जगह आप सुनते हैं इस ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में। तो एक हम उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करेंगे ताकि हम मैकेनिक दे सके। एक और चीज ऐसी है जो आमतौर पर आपको नहीं मिलेगी, ये जो गैस पाइपलाइंस हैं, जी जी विदेशों से गैस आ रही है, जैसे बीना में अपना ओमान के साथ जी जी एक एग्रीमेंट है और उनकी पूरी पाइप लाइन आ रही है, लेकिन इस पाइप लाइन के मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक मौजूद नहीं है और बड़े हाईली पेड मैकेनिक होते हैं। तो हम इस तरह की कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्दी नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 साल में इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। जी। एक अभी कैग की हाल में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई विधानसभा में इस बजट सत्र में, उसमें ये सामने आया कि जो 25% जो ही पुलिसकर्मी हैं जो संतुष्ट हैं, एक कहीं ना कहीं चाहे उनके आवास की समस्या हो, चाहे उनके संसाधन की समस्या हो, ड्यूटी आवर्स की समस्या हो, तो वेलफेयर की जवाबदेही उतनी ही और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने से लेकर और उनके आवास को उपलब्ध कराने से लेकर सरकार के साथ किस प्रकार का सामंजस्य और क्या कुछ परियोजनाओं पे काम चल रहा है? देखिए, सरकार ने पिछले 3-4 सालों में हमें जगह जगह मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई है और इस संबंध में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने, आपने देखा होगा, जगह जगह मकान बनाने शुरू किए हैं। सरकार के पास भी साधन सीमित हैं, चूंकि उस सरकार को विभिन्न विभागों की वेलफेयर देखनी होती है, मगर इसके बावजूद चूंकि पुलिस का काम 24 घंटे का है और इनका काम अलग तरह का है, सरकार ने इसको प्रेफरेंस दी है जी। और लगभग 25,000 मकान और बनाने का हमको बजट मिलने वाला है। ये चूंकि ऑनगोइंग काम है, जिंदगी भर होता रहेगा। ये नहीं कर सकते कि एक साथ सारे मकान बना के दे दें, ये धीरे धीरे साल के साल हर बजट में मिलते रहेंगे। लेकिन अभी आप जाएं तो भोपाल में ईदगाह हिल्स पर नए मकान तैयार हो गए, तो जो पुराने जीर्ण शीर्ण मकान हमारे यहाँ वहाँ हैं, जब बहुत रहने लायक नहीं रह गए, ख़राब हो गए, तो अब प्रोग्राम यह है कि इन रहवासियों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे। सरकार ने जो नया बजट दिया तो इनको तोड़ के इनकी जगह फिर मल्टी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, रिकंस्ट्रक्शन बनाएंगे। एक सुरक्षा पुलिस वाला हर जगह तरह तरह के काम करता है, खुद भी असुरक्षित रहता ही है, तो उसका परिवार सुरक्षित रह सके, इसलिए प्लानिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन और मुख्यालय द्वारा ये की गई है कि हम अपने सुरक्षित प्रेमाइसेस बनाएं, परिसर बनाएं, ताकि वहाँ इस तरह से ना हो कि वो मिक्स हो जाए और पता ही ना चले कि कौन आया और किसके बच्चे को मार गया और क्या वहाँ हो गया। तो इस संबंध में कार्रवाइयाँ चल रही हैं और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बहुत स्टैंडर्ड के मकान तैयार कर रही है। जी जी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जैसा आपने कहा कि लगातार जो है अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान में सरकार से जो सपोर्ट मिल रहा है वो संतोषजनक है। संतोषजनक सपोर्ट मिल रहा है और बहुत जागरूक है सरकार पुलिस से संबंधित। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं ये समझ लूँ कि एक सामाजिक अवधारणा की बात करें तो सारे विकास बेईमानी है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर के बिना किसी किस्म की तरक्की नहीं हो सकती। आप देख लिए दुनिया के वो मुल्क जिनके पास हर तरह के संसाधन हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेकिन उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो सब खत्म हो गए, खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये प्राथमिकता सरकार ने समझ ली है और सरकार चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में अक्षोट सही रखा जाए और इसी से तमाम चीज़ें निकलती जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर आप खराब कर दें, सड़क पर कोई निकल नहीं पाएगा, बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, फैक्ट्री में वर्कर नहीं जाएगा, तबाह हो जाएगा देश या फिर देश, खुदा ना ख्वास्ता। तो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे कमिटमेंट बहुत हैं, यानी हमारी आबादी देश की बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से साधन उतने ज़्यादा अभी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे नए डेवलपमेंट होंगे, साधन जुटते जाएंगे। अपने यहाँ जो एक तरह की पॉपुलेशन में अनपढ़ भी बहुत हैं, वो तरह तरह की टेक्निकल पढ़ाई होगी तो रोजगार के मौके निकलेंगे। जी, अब जैसा आपने कहा कि इस अपग्रेडेशन के दौर में एक बात प्रमुखता से सामने आई है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश
पुलिस महिलाओं को आरक्षण देके उनको लगातार भर्तियां महिलाओं पुलिसकर्मियों की चल रही हैं और उनकी संख्या पर्याप्त है। चूंकि अब महिला पुलिसकर्मी दल में लगातार शामिल होती चली जा रही हैं, तो जो एक की रिपोर्ट में एक चीज़ और आई कि कई थाने ऐसे हैं जहां महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय और ये सब उपलब्ध नहीं है, वॉशरूम वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो और महिला डेस्क, चूंकि मध्य प्रदेश पुलिस की प्रायोरिटी में है कि हर थाने में महिला डेस्क हो, तो ये एक बड़ा सामंजस्य बिठाने की जरूरत सामने आ रही है। तो इस दिशा में आपके द्वारा कोई बड़ा प्रयास किया बिल्कुल गया? आप सही कह रहे हैं। हमारा पुलिस मुख्यालय के कई विंग्स हैं, उसमें एक विंग है जो योजना कहलाती है, जिसके हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन जैन साहब हैं, जी। जो बहुत जागरूक और हमदर्द अफसर हैं और कवि हैं बहुत बड़े। आपने शायद उनकी कविताएं सुनी होंगी, लाल किले के मंच से वो कविताएं पढ़ते हैं। वो पिछले कई वर्षों से ये ब्रांच देख रहे हैं जी। और इस संबंध में जो बजट की मांग करते हैं वो ये सारी प्राथमिकताएं उसमें डाल के करते हैं जी। और धीरे धीरे अब आप महसूस करेंगे कि अगले 1-1.5 साल में ये तमाम चीज़ें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, देहातों तक अभी असर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहाँ भी शुरू हो जाएंगी। और ये 30% महिलाएं जो हमारी फोर्स में शामिल हो रही हैं, जो एक तरह से महिला सशक्तिकरण भी है और जो समाज की महिलाएं, उनको भी अच्छा लगता है कि उनकी समस्याएं महिला आगे सुन रही। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे देश का परिवेश अभी इतना मॉडर्न नहीं हुआ है कि औरतें हर बात मर्द को बता दें। ठीक बात। तो ये ज़रूरत भी थी कि महिलाएं हों, तो ये धीरे धीरे बजट के साथ साथ सब चीज़ें ठीक होती जाएंगी। अलबत्ता जितनी चीज़ें पुलिस वेलफेयर से होती हैं, यानी जो हमारा अपना एक बजट है जो हम अपने कर्मचारियों से अंशदान लेके करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें महिलाओं के लिए हम लोग करते रहते हैं। जैसा आपने कहा कि वेलफेयर की बात है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि शिक्षा हो गई, अब आया उसके अंदर स्वास्थ्य आया। जी। स्वास्थ्य में शासन ने हमारे साथ बहुत भलाई की। 3 साल पहले 2014 में एक पुलिस स्वास्थ्य योजना शुरू की गई गवर्नमेंट के अप्रूवल से और एक ट्रस्ट बनाया गया, न्यास जिसे आप कहते हैं। उस पुलिस न्यास के अध्यक्ष डीजी महोदय हैं हमारे, और उसमें एडीजी साहिबान और वेलफेयर के लोग ट्रस्टी हैं। उसमें ये कहा गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जितने रिकॉग्नाइज अस्पताल हैं हिंदुस्तान में, उनमें बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है और 8 लाख रुपए तक की उसके अंदर एक लिमिट बांध दी। हम लोग 600 रुपये साल हर पुलिसकर्मी से ले रहे हैं जी, और बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा है। शासन का जो लिमिट है वो तो 8 लाख है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसमें 12-13 लाख भी खर्च हो सकता है, तो फिर वो पैसा हम उस ट्रस्ट से देते हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। उसमें जो आश्रित हैं कर्मचारी के, यानी इसके माँ बाप और उसके बच्चे, जी, जो भी परिभाषा लिखी हुई है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य नियमों में, उसके हिसाब से सबको इलाज की फैसिलिटी मिल रही है। अब हमारी समस्या एक ये है कि बहुत से अस्पताल अभी रिकॉग्नाइज कराने हैं, उसकी कुछ स्वास्थ्य विभाग की अपनी शर्तें हैं, उनका एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो लगातार इस सिलसिले में काम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बढ़ जाए जी, ताकि किसी एक अस्पताल का एकाधिकार ना हो। तो फिर वो ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से जो बिल चाहे दे दे, हम कुछ कर ना पाए उसमें। ठीक बात। इस संबंध में एक मेडी असिस्ट टीम है जो टीपीए जिसे कहते हैं, वो हमारे और अस्पतालों के बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। उसको नियुक्त करने की निविदा दी जाने वाली है जी, वो उसके आने के बाद हमारे खर्चे जो हैं उनका युक्तिकरण होगा। जी, नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल वो लोग इम्पैनल करा लेंगे। जी, जी, तो हमारे कर्मचारियों, जैसे अब मिसाल के तौर पे कोटा में कुछ अच्छे अस्पताल चाहते हैं हमारे हो जाएं, ताकि गुना और शिवपुरी के लोग कोटा जाना प्रेफर करते हैं, नज़दीक पड़ता है। दूसरे हमने ग्वालियर में अपोलो अस्पताल खोला, तो वहाँ हमने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई आप गवर्नमेंट में अपने आप को इम्पैनल कराएं ताकि हमारे कर्मचारियों को वहाँ फैसिलिटी मिले। तो वही मैंने आपसे कहा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रोज़ बरोज़ हमारी डॉक्टर से बातें होती रहती हैं, काम बढ़ता रहता है, जी, चलता रहता है। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है सेटिस्फैक्शन। काम वर्कलोड हो, लेकिन वो अगर वो चॉइस पे है तो फिर वो थकान उतनी महसूस नहीं होता, डिप्रेशन उतना महसूस नहीं होता। तो एक तनाव, एक अवसाद, परिवार से दूर रहना, 24 घंटे काम, तो पुलिस फोर्स को कहीं ना कहीं
एक एक अलग टाइप के कार्यक्रम की जरूरत है, चाहे उसको ये कहें कि नहीं, उनको। उस संबंध में आप जी की बात को काटते हुए मैं कहता हूँ कि हमने बाकायदा योगा का प्रावधान शुरू कर दिया। जी जी एक आर्ट ऑफ लिविंग आपने नाम जी सुना ही होगा। जी जी उनके लोग भी हमारे पास आए थे, अब एक दूसरा प्रोग्राम उनका शुरू करना है। तो ये ध्यान और योगा जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, जी जी जो लोगों के अवसाद को और डिप्रेशन को कम करने में मदद करती थी, जी उसकी ट्रेनिंग शुरू की जा चुकी है जगह जगह। जी असल में मामला यह है पुरोहित साहब के हम जिस तरह का काम करते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव, नकारात्मक टाइप काम होता है। यानी अब हमारे सामने कत्ल हो रहे हैं, हमारे सामने लूट हो रही है, हम पकड़ना, मुलजिमों को पकड़ना, पूछताछ करना। छवि कुछ पुलिस की पिछले 150 साल से इन तमाम बातों से नत्थी है। जी जो पश्चिम में या अमेरिका में एक फ्रेंडली इमेज है पुलिस की, वो हम बदकिस्मती से अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। उसमें कुछ ईमानदारी की बात यह है कि हमारा भी कसूर है और कुछ कसूर जनता का भी है। उर्दू के मशहूर शायर फैज़ ने कहा कि वो जो अब चाक गरेबा भी नहीं करते हैं, देखने वालों कभी उनका जिगर तो देखो। तो आप चूँकि फील्ड के लोग हैं, आप हर तरह के लोगों से वाकिफ़ हैं, घटिया से भी, अच्छे से भी, शरीफ से भी, बदमाश से भी। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि बाय एंड लार्ज पुलिस के लोग काम करना चाहते हैं, उनमें कुछ बुरे हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। इसको इस अफसास से निकालने के लिए एक तो चीज़ है कि इसे शारीरिक आराम मिले। जो अब आपने देखा हो कि लगातार भर्तियां होती जा रही हैं जी जी और ट्रेनिंग जल्दी जल्दी करा के और हम उनको थानों में लाते जा रहे हैं। तो इससे एक रोटेशन बन जाएगा ड्यूटी का। जो पहले उनको 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, वो लगता है अब 10 घंटे तक आ जाएगा। जी जी तो जैसे जैसे फोर्स की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे उनको ऑफ जिसे कहते हैं छुट्टी का मौका मिलेगा। जी दूसरी ये कि पुलिस वालों से जब मैं तीन जगह एसपी रहा, बार बार उनसे कहता था कि आप लोग छुट्टी क्यों नहीं लेते। उन्हें खुद छुट्टी न लेने की आदत पड़ गई थी। फैमिली में किसी की शादी, किसी की मौत, किसी की सालगिरह, यहीं बैठे हैं, जाते ही नहीं थे। त्योहारों पे छुट्टी मिलती नहीं, त्योहारों पे जाना चाहते तो त्योहारों में ड्यूटी लगती थी। तो अब फोर्स बढ़ने से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका एक रोटेशन बन जाएगा सब, और वो छुट्टी जाना शुरू होंगे। दूसरे योगा से, ध्यान से सर्विस कंडीशन अच्छी होने लगी हैं, तनख्वाहें हमने देखा ठीक हो गई हैं। और बहुत खुशी होती है कि हमारे बहुत से सिपाहियों के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, 10वीं के बच्चे। मतलब उन्होंने मेहनत से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें मेरे ख्याल में बाप से ज़्यादा उनकी माँओं का रोल है, जो अपनी मेहनत से, हालांकि उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी खुद नहीं है, लेकिन अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो बादशाह था उसका एक ही काम था, जो उसकी खूबी थी कि वो ये जानता था कि कौन क्या कर सकता है। उसे टैलेंट पहचानने की बड़ी आदत थी, इसीलिए उसने इतने बड़े नवरत्न इकट्ठे कर लिए और काम शुरू किया। इसी तरह हमारी ये महिलाएं जो बच्चों का टैलेंट पहचान के उनके साथ मेहनत कर रही हैं। जी तो मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ कि जल्दी ही कुछ ना कुछ सबका हल निकलेगा। धीरे धीरे फोर्स और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो हमको 25,000 लोग लगातार अगले 5-6 सालों में रिक्रूट करने हैं। तो बढ़ते जाएंगे लोग, काम बनता जाएगा। जी। एक जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ट्रेनिंग सेंटर्स। तो वेलफेयर की एक्टिविटी अगर उस जगह से शुरू हो, पहले दिन जो फोर्स में ज्वाइन करे उसको समझ में आए कि ये जो अमला है, ये जो विभाग है, हमारे साथ पहले दिन से हमारी समस्याओं को समझ रहा है, हमारे पास वर्कलोड है वो हमें समझ रहा है, हमें ड्यूटी नहीं मिल पा ऑफ नहीं मिल पाते वो हमें समझ रहा है, हमारे पास संसाधनों का अभाव है हम समझ रहा है। अगर अभावों को कोई समझने और बांटने वाला हो तो वो अभाव जो है वो एक भाव में तब्दील हो जाते हैं। तो वहां से कोई विशेष शुरुआत। आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि जो उनका सिलेबस है, यानी जो उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें उनको 9 महीने तक ये समझाना चाहिए कि दुश्वारियां तो बहुत आएंगी, जी जी लेकिन अगर तुम इसको नौकरी समझ के आए हो तो परेशान रहोगे, और सेवा समझ के आए हो तो खुश होगे। सेवा और नौकरी का यही फर्क है। जहाँ तक वहाँ संसाधनों का ताल्लुक है, अब सारे PTS जो हैं, जहाँ ट्रेनिंग हो रही है हमारे सिपाहियों की या ये एकेडमीज हैं, इनमें बहुत संसाधन आ गए हैं। किसी प्रकार के रहने की, खाने की, पीने की परेशानी नहीं है। अच्छे इनके परेड ग्राउंड्स हैं, क्लासेस अच्छे हो गए और ट्रेनर भी अच्छे हो गए हैं अब इनके।
मगर फिर भी आप सही कहते हैं कि हमें कॉन्शियसली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनके सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि एक तो जनता के प्रति उनका व्यवहार ठीक हो, इस संबंधित कुछ चीज़ें जी इनडायरेक्टली कहानियों के माध्यम से, अपने इतने शास्त्र हैं, अपने इतनी कथाएं हैं, जातक कथाएं आप हैं, अपने इतने पुराण हैं, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई हैं कि कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि वो उसको पढ़ के ही अंदाज़ा लगाएं कि मुश्किल हालात में क्या किया उनके बुज़ुर्गों ने, जी। तो कुछ बेहतरी होगी। मैं आपका ये सजेशन जो हमारी ट्रेनिंग ब्रांच है उसमें ज़रूर रख दूंगा कि साहब सिलेबस में कुछ हम लोग चेंज करें इसके अंदर। अब जैसे सर निश्चित रूप से वेलफेयर से इतर है ये प्रश्न, लेकिन जिस प्रकार से जैसे कहीं ना कहीं जब भी कुछ अपग्रेडेशन होता है तो वो स्वतः ही कल्याण से जुड़ जाता है। जैसे अभी एक डायल 100 एक सेवा शुरू हुई पुलिस की। दूसरा, जैसा आपने कहा कि एक सोशल पुलिसिंग की तरफ बहुत फोकस है। तो जब पुलिस की कनेक्टिविटी जनता के साथ ठीक होगी तो अभी तक हमेशा सिर्फ ये होता है कि पुलिस किसी को पकड़े तो हंगामा, नहीं पकड़े तो हंगामा, धरने प्रदर्शन पे, त्योहार पे, हर जगह एक पीयर प्रेशर है कि आप कुछ भी करेंगे आपको नकारात्मकता आपको झेलनी है और उसका प्रतिफल सामने आता है। तो जब जनता ये समझेगी कि आप उसका ही एक इंटीग्रल पार्ट हैं और उसके लिए ही खड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो जो झंझावात है वो कम होगा। तो सोशल पुलिसिंग की दिशा में वेलफेयर की तरफ से कुछ, या जो पुलिस प्रशासन के अमले से चल रहा है, वो कितना संतोषजनक है? देखिए, हमारी जो वेलफेयर विंग है यहाँ, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के लिए है। जी जी। मतलब इसमें जो पुलिस से संबंधित लोग हैं उनके लिए क्या कल्याणकारी गतिविधियाँ हों वो होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जो ये कौशल विकास की बात आपसे कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी जी। हम धीरे धीरे इसमें अपनी कम्युनिटी को भी जोड़ लें, यानी उनके बच्चे बच्चियों की भी ट्रेनिंग कराएं। तो पुलिस, देखिए आपने एक बात महसूस की होगी कि पुलिस की छवि हर चीज़ में ख़राब है। जी। आपको लगता है ना? मतलब इंडिविजुअल तो हो सकता है, मैं आपका दोस्त हूँ या कोई किसी का दोस्त है, वो इसको जानता है, वो अच्छा समझता है, लेकिन इन जनरल हाँ। छवि जो है पब्लिक की कुछ इस तरह की है कि एक ड्रामा में देख रहा था पुलिस से संबंधित, तो उसमें एक आदमी कहता है, अरे यार बड़ा चक्कर पड़ गया। क्या हुआ? किले में जा रहा था तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो अच्छा हुआ मुझे डाकुओं ने छुड़ा लिया। अब अंदाजा लगाइए कि मतलब वो किस तरह से उसने बात को घुमा के पुलिस की बुराई की कि डाकू बेहतर है पुलिस से। तो ये इमेज पुलिस की बदलनी है तो बदलेंगे जब आप समाज के अंदर जाके बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक बात। तो उन्हें लगेगा कुछ भलाई हो रही है, तब तो मानेंगे, वरना क्यों मानेंगे आपकी बात। हमने ट्रेनिंग में ये कोशिश की कि पुलिस के जो सिपाही जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है समाज में, मेरा तो इंटरेक्शन नहीं होगा एज एडीजी, जो मिलेंगे वो सिपाही से लेकर थानेदार तक के लोग होंगे। कम से कम इनकी जबान और इनका व्यवहार ऐसा हो कि इनसे बात करते वक्त डकैत का तस्वुर ना आए, बात करने वाले के दिमाग में ये आए कि हाँ ये जनता के सेवक हैं। देखिए, काम तो कुछ इस तरह का कि हमेशा कुछ ना कुछ बदनामी तो पुलिस की होगी, 100% छवि तो पुलिस की कभी ठीक नहीं होगी। ठीक बात। लेकिन अगर ये 70% भी ठीक कर लें तो जनता तक ये मैसेज चला जाए कि साहब इतने बुरे नहीं है, तो शायद बात बन जाए। एज ए एसपी, डीआईजी, आईजी, आप तो चंबल क्षेत्र का बहुत समय आपने प्रतिनिधित्व किया है। आपका कोई एक ऐसा, मैं वाकया जरूर जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आपको लगा कि नहीं, ये एक पुलिस वाले की छवि से बेहतर एक आदमी की छवि ने काम किया, कोई एक ऐसा वाकया मैं जरूर जानना चाहूँगा। बहुत से वाकये हैं। एक सिपाही के बारे में एक बूढ़ी औरत आई और वो डबरा में पोस्टेड था जब मैं ग्वालियर का एसपी था। तो उसने कहा कि रात के 1 बजे उसकी बेटी को छेड़ने के फोन आते थे और ये पता चल गया था वो कौन लोग हैं, और उन लोगों ने उस बेटी को सड़क से भी उठाने की कोशिश की थी। तो इसको जब बताया गया तो ये समाज के कुछ लोगों को लेकर उनके गया और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे खिलाफ केस कायम करना, तुम्हें बंद करना बड़ा आसान काम है, लेकिन तुम समाज में अपनी जिम्मेदारी समझो तो आगे भी तुम्हारी मदद मिलेगी, तुम्हारी पर्सनालिटी और शख्सियत की। और उसमें उसने पुलिस वाले से हट के जो उसने लड़के ने एफर्ट्स किए,
उससे जो छवि बनी पुलिस की वो बड़ी अद्वितीय है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि उसने उसके ज़रिए लोगों को ये समझाया कि बिना पुलिस में जाए, बिना अपना कैरियर ख़राब किए, बिना जेल में जाए तुम सुधर सकते हो। ज़रूरत हमको ऐसे सिपाही हवलदारों की है जो समाज में पहली गलती करने वालों को अच्छा रास्ता दिखा के सुधारने की कोशिश करें। केस लगाना बड़ा आसान काम है, उसमें क्या मुश्किल काम है, पुलिस आई रिपोर्ट ही तो लिखनी है, लेकिन एक केस लगते ही दाग शुरू हो जाता है, फिर आप हर तरह से मारे जाते हैं। आप किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं बचते क्योंकि आपकी पुलिस रिपोर्ट सही नहीं जाएगी, आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते अपना, पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं जाएगी, दर्जियों तरह के काम है। और एक मरतबा प्रेमचंद जी ने अपनी किसी कहानी में लिखा था कि कीचड़ पाँव में लग जाए तो फिर इंसान परवाह छोड़ देता, फिर वो उसी कीचड़ के रास्ते पर निकलता रहता, क्या परेशानी लगेगी, आपका परेशानी है। तो हमको ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह के सिपाही और हवलदार थानेदार कल्टीवेट करने, ठीक है, ताकि वो जनता का ध्यान दें। मुझे वो लड़की जिसको वो छेड़ा करते थे बरसों बाद एक जगह मिली, उसकी शादी हो चुकी, बच्चे भी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा सब ठीक है? कि हाँ अंकल, कुछ परेशानी नहीं। उसके बाद कभी वो लोग आए भी नहीं, बल्कि एक दिन उन लोगों के माँ बाप हमारे माफ़ी मांगने आए। देखिए याद रखिए कि जब कोयले की अंदर की आग बाहर की आग से ज़्यादा हो जाए तो हीरा बन जाता है। तो उनके अंदर की आग को उनकी बाहर की आग से ज़्यादा करना, ये लक्ष्य अगर हम कर लें वेलफेयर में तो काम बन जाए। बाकी हीरा और कोयले के घटक तो समान है, सिर्फ यही एक फ़र्क है कि जो उसके अंदर की आग है वो बाहर की आग से ज़्यादा हो जाए तो हीरा बन जाता है। इसी प्रोसेस से बनता है हीरा। मैं ये दावा नहीं करता, ना मैं किसी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि फूल्स पैराडाइज में रहता हूँ, यानी बेवकूफ़ों की जन्नत में। मैं ज़मीन पर रहता हूँ, जिसकी हकीकतें जानता हूँ, और तजुर्बे से जो बहुत सी चीज़ें सिद्ध होती हैं उसकी रोशनी में कह सकता हूँ कि चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। 100% नहीं, लेकिन कम से कम 70-75% 70-75% ही सुधर जाए तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए भगवान। ठीक बात सर। हर घड़ी हर जगह खादी पहने बेकरार सा वो, जिंदगी की जरूरतें और लाचार सा वो, खेतों में गेहूं ज्वार बाजरे से लहराता था वो, होता था कभी पुरसकून इतवार सा वो भी एक आदमी है और वो उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इसी समाज का हिस्सा है और समाज से ही निकला हुआ है और समाज के लिए ही है। और यही पुलिस की अवधारणा है कि जिस दिन समाज पुलिस के साथ खड़ा हो जाएगा, पुलिस का जो वेलफेयर है वो वाकई में वेलफेयर की सार्थकता हो जाएगी। बहुत सारे पहलुओं को सर आपने जिस क्या अद्भुत अंदाज में जो है बयां किया, मेरे लिए ये इंटरव्यू सर एक प्रसंग से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।